स्वागत है एक बार पुनः आप सभी छात्रों का बीपीएससी मेकर के एक और एपिसोड में। आज की इस वीडियो में 4 से 6 मई 2023 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे संबंधित सारी जानकारी यहाँ पर आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। जितने भी छात्र इस श्रृंखला के साथ पहली बार जुड़े हैं आपको बता दूं, इस डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला के तमाम पीडीएफ फाइल को आप निःशुल्क बीपीएससी मेकर ऐप के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। जो फ्री पीडीएफ वाला सेक्शन है आप वहां से इस सीरीज के तमाम पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर पाएंगे। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे। ये प्रश्न था कि हाल ही में जो प्रश्न आपसे पिछले वीडियो में पूछा गया था, ये प्रश्न था कि हाल ही में बिहार के किस जिले के मोती झील में पहली बार 10वीं सीनियर नेशनल ड्रैगन बोट प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। इस प्रश्न का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण के मोती झील में इसका आयोजन हुआ था और इनसे संबंधित सारी जानकारी हमने आपको विस्तार पूर्वक दिया था। इस तरह के पोस्टर के माध्यम से चीजें आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पर हमारी टीम के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। तो निश्चित तौर पर इस तरह के पोस्टर आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जो खास करके बिहार में आयोजित होने वाली है सभी के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होते हैं। तो बिहार के प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए संबंधित इस तरह के सारे पोस्ट के लिए आप हमें फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें। निश्चित तौर पर यहाँ से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगा। सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। ये पहला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस यूनिवर्सिटी अर्थात किस विश्वविद्यालय की प्रोफेसर डॉक्टर रोहिणी ने मिसेज बिहार 2023 का खिताब अपने नाम किया है, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं। ये बहुत ज्यादा चर्चे में है, तो आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। क्योंकि यहाँ पर हमसे प्रश्न में पूछा गया है कि किस यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है, तो यूनिवर्सिटी यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा ये है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पटना यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है। और यहाँ पर इनसे संबंधित कई सारी जानकारी है जो कि आपको ध्यान रखना है। जैसे इसमें हमारा पहला पॉइंट है कि मिसेज बिहार 2023 का खिताब सहरसा जिले की मूल निवासी वो पटना यूनिवर्सिटी की इंग्लिश डिपार्टमेंट की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रोहिणी ने अपने नाम किया है। तो यहाँ से दो तीन चीजें आपको याद रखना है। ये जो खिताब है मिसेज बिहार का, ये 2023 से संबंधित है, जिन्हें अभी हाल ही में मिला है किन्हें, तो डॉक्टर रोहिणी को, और ये सहरसा जिले की रहने वाली है। मूल रूप से सहरसा की रहने वाली है, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पटना यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर इंग्लिश डिपार्टमेंट में ये कार्य कर रही है। हालांकि यहाँ पर आपसे एग्जाम में ये भी पूछे जा सकते हैं, यहाँ पर मैं ऐड करना भूल गया, पटना यूनिवर्सिटी की बात करें तो पटना यूनिवर्सिटी के अंतर्गत एक बीएन कॉलेज है जिसमें ये कार्यरत है। जो भी छात्र बीएन कॉलेज में अगर जो पढ़ रहे हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप सभी इन्हें जानते होंगे। तो इतनी सारी जो अति महत्वपूर्ण जानकारी है वो ध्यान रखिएगा। हालांकि इसके अतिरिक्त कुछ और भी फैक्ट है, जैसे कि इस प्रतियोगिता का जो आयोजन था ये राजधानी पटना में किया गया था। इसे जो आयोजित किया गया था ये राजधानी पटना में ही आयोजित किया गया, और इस प्रतियोगिता में पूरे बिहार से आए करीब 200 से ज्यादा प्रतिभागियों को पीछे छोड़कर मिसेज बिहार का खिताब उन्होंने अपने नाम किया है। और यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता से हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट में शामिल किया है, क्योंकि आने वाले समय में ये तथ्य आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसकी जानकारी हमने आपको दिया था इसी सीरीज में, लेकिन यहाँ पर रिवीजन पर्पज से पुनः हमने ऐड किया है। जैसे यहाँ पर यह जानकारी है कि हाल ही में 71वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का आयोजन अमेरिका के लुइसियाना के न्यू ऑरलियंस शहर में किया गया था। और इस 71वें मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की बात करें तो अमेरिका की आर बोनी गैब्रियल मिस यूनिवर्स चुनी गई थी यहाँ पर। तो ये सारी चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। हालांकि इसके अतिरिक्त एक और प्रतियोगिता है जो कि है मिसेज वर्ल्ड 2022 मिसेज वर्ल्ड प्रतियोगिता की बात करें तो ये भारत के नाम रहा, और भारत की दृष्टिकोण से ये काफी इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो इसके बारे में यहाँ पर हमने लिखा है कि मिसेज वर्ल्ड 2022 का जो आयोजन है ये वर्ष 2022 में ही अमेरिका के लॉस वेगस में आयोजित किया गया, और इसमें जम्मू कश्मीर अर्थात जम्मू कश्मीर भारत की सरगम कौशल ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब अपने नाम किया है। सरगम कौशल को आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब इन्होंने अपने नाम किया है। अब मिसेज वर्ल्ड 2022 या फिर मिसेज वर्ल्ड खिताब के इतिहास की बात करें तो इसके साथ ही 21 साल बाद किसी भारतीय महिला ने यह खिताब अपने नाम किया है, यानी कि 2022 से पहले 21 वर्ष पहले भारत को यह खिताब मिला था। और यह प्रतियोगिता भी 2001 में जो आयोजित हुई थी ये लॉस वेगस में ही आयोजित हुई थी 21 वर्ष पहले, और तभी 2001 में इस खिताब को अदिति गोवित्रिकर ने अपने नाम किया था या फिर भारत को दिलाया था। तो मिसेज वर्ल्ड से भी संबंधित सारी जानकारी ध्यान रखेंगे। आप चाहें तो ये सभी तथ्यों का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। चीजें जब आप एकत्रित करके रखेंगे अपने फोन गैलरी में तो आप उसे बेहतर तरीके से बार बार देखेंगे, तो वो आपको लंबे समय तक के लिए याद रह जाएगा। ये कुछ ऐसे टॉपिक है, कुछ ऐसे फैक्ट है जहां से एग्जाम में प्रश्न निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं और पूछे गए भी हैं यहाँ से। तो हमारा दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले के हिसुआ में भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है।
आप यहाँ पर इस प्रतिमा को इस तस्वीर के भी माध्यम से देख सकते हैं। हालांकि ये जो संबंधित है या फिर इस प्रतिमा का जो निर्माण किया जा रहा है ये नवादा में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब संबंधित तथ्यों की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट ये ध्यान रखेंगे कि बोधगया और राजगीर मार्ग के बीच नवादा जिले के हिसुआ में भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई जा रही है। अब यहाँ पर ये जो एग्जैक्ट प्लेस है जो कि नवादा जिले के हिसुआ में ये बनाई जा रही है, तो ये एग्जैक्ट प्लेस का नाम भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अभी हाल ही में जो 68वीं बीपीएससी एग्जाम हुआ था वहां पर कुछ प्रश्न ऐसे भी थे जो कि जगह का नाम एग्जैक्ट पूछा गया था। तो सिर्फ और सिर्फ आपको जिला याद नहीं रखना, बल्कि ये एग्जैक्ट प्लेस कौन सा है, कहां पर ये प्रतिमा बनाई जा रही है भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची जो प्रतिमा है यह है हिसुआ जो कि नवादा जिले में है। तो एग्जैक्ट प्लेस भी ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि इसका निर्माण वट थाई टेम्पल में किया जा रहा है। इस टेम्पल के परिसर में इस प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है और यह प्रतिमा की जो ऊंचाई है ये 108 फीट है। किसी भी एग्जाम में किसी भी प्रतिमा से संबंधित जो अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं वो यही होते हैं कि प्रतिमा किस राज्य से संबंधित है, या फिर इस प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है, या फिर इस प्रतिमा का नाम क्या है। तो आपको ध्यान रखना है यह प्रतिमा जो है ये 108 फीट ऊंची है और यह बिहार की सबसे ऊंची प्रतिमा है, ये यहाँ पर ध्यान रखना आपको। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट इसके निर्माता से संबंधित है कि थाईलैंड की एक संस्था है वट नव मंडारा धर्मकर, इन्हीं के जरिए इस मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है। वट नव मंडारा धर्मकर ये इस संस्था का नाम है जिसके जरिए इस प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है बिहार के नवादा जिले के हिसुआ में। नेक्स्ट यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला हमारा यहाँ पर तीसरा प्रश्न है कि तमिलनाडु में आयोजित फेडरेशन कप नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 400 मीटर दौड़ प्रतिस्पर्धा के जूनियर वर्ग में बिहार के किस जिले के कैसर कुमार ने कांस्य पदक अर्थात ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आप यहाँ पर कैसर कुमार को इस तस्वीर में देख सकते हैं। ये जो प्रतियोगिता आयोजित हुई थी ये तमिलनाडु में आयोजित हुई थी और इस प्रतियोगिता में बिहार के गया जिले के कैसर कुमार ने कांस्य पदक अपने नाम किया है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। अब इनसे संबंधित तथ्यों की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट ये ध्यान रखेंगे, हाल ही में तमिलनाडु में आयोजित फेडरेशन कप नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 400 मीटर दौड़ प्रतिस्पर्धा के जूनियर वर्ग में बिहार के गया जिले के प्रतिभावान खिलाड़ी केसर कुमार ने कांस्य पदक अर्थात ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। ये यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट होगा कि इस जीत के साथ वे दक्षिण कोरिया में होने वाले आगामी यूथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए भी उत्तीर्ण होंगे, यानी कि इस प्रतियोगिता के माध्यम से ये क्वालिफाई कर गए हैं और ये प्रतियोगिता आयोजित होगी दक्षिण कोरिया में। और इस प्रतियोगिता का नाम क्या है, तो यूथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो कि दक्षिण कोरिया में आयोजित होना, इसके लिए क्वालिफाई किया है केसर कुमार जो कि बिहार के गया से संबंधित है। बिहार के खेल और खिलाड़ियों से संबंधित जो भी प्रश्न होते हैं, मूल रूप से प्रश्न जो बनते हैं वो किस जिले से संबंधित है और किस प्रतियोगिता में उन्होंने कौन सा पदक अपने नाम किया, यही 3 तरह के प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। और खेल और खिलाड़ियों की दिशा में बिहार सरकार अब पूरी तरह से फोकस्ड है और इसको लेकर बहुत सारी घोषणाएं भी अभी हाल ही के दिनों में हुई और ये सारी जानकारी हमने आपको विस्तार पूर्वक देते हुए बताया था कि अभी हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार खेल प्राधिकरण को एक स्वायत्त संस्था के रूप में भी मान्यता दे दिया, यानी कि खेल और खिलाड़ियों से जो भी मतलब उनसे संबंधित जो भी फैसला होगी, जो भी घोषणाएं होगी, वो स्वतंत्र रूप से बिहार खेल प्राधिकरण उसे लेने के लिए मान्य होगा। ये सारी बातें इस सीरीज में डेली आपको दिया जाता है। तो जितने भी छात्र हमारे साथ बने हैं निश्चित तौर पर आपको यहाँ से बेहतर चीजें सीखने को मिल रहा होगा। अगर आपको लगे कि ये वीडियो सीरीज से आपकी हेल्प हो रही है तो आज की इस वीडियो का मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ 1000 लाइक का। आप लोग वीडियो देखते हैं, हजारों में व्यू आता है, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हैं। तो प्लीज अगर आपको लगे कि ये वीडियो सीरीज आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। अब चलिए यहाँ पर हम आ चुके हैं अगले चौथे प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि बिहार के बाद निम्नलिखित में से कौन या फिर किस राज्य में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ है। इस पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण को एग्जाम में इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि बिहार के बाद या फिर अभी हाल ही में किस राज्य में ओबीसी सर्वे या फिर पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात उड़ीसा। अब इनसे संबंधित तथ्यों की बात करें तो आपको ध्यान रखना कि हाल ही में 1 मई 2023 को उड़ीसा में अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर ओबीसी से संबंधित बहुप्रतीक्षित सर्वेक्षण शुरू हुआ है। आपसे शॉर्ट में ओबीसी सर्वे या फिर ओबीसी सर्वेक्षण भी कर सकते हैं। इसकी शुरुआत अभी हाल ही में 1 मई 2023 को मजदूर दिवस के अवसर पर उड़ीसा सरकार द्वारा किया गया है। हमारे यहाँ पर अगला पॉइंट है कि उड़ीसा बिहार के बाद दूसरा राज्य है जहां पर ओबीसी सर्वेक्षण किया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बिहार की भी दृष्टिकोण से, ये खबरों में है तो यहाँ से ये सारी बातें आपको रिलेट करके भी याद रखना है। हालांकि इस सर्वेक्षण की बात करें तो ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम में हो रही है, जो कि 27 मई 2023 तक चलेगी, यानी कि 1 मई 2023 से 27 मई 2023 तक ये आयोजित होगा। क्योंकि यहाँ पर उड़ीसा की बात हुई तो ऐसे में उड़ीसा से संबंधित एक अति महत्वपूर्ण जानकारी है आरबीआई के संदर्भ में, वो यहाँ पर हमने शामिल किया है।
जैसे कि हाल ही में मार्च 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में एक ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर और इंटरप्राइज कंप्यूटिंग एंड साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए आधारशिला रखी गई है। यह जानकारी हालांकि हमने आपको विस्तार पूर्वक दिया था, लेकिन पुनः यहाँ पर उड़ीसा की चर्चा भी इसी वजह से हमने शामिल कर दिया, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है शक्तिकांत दास की। शक्तिकांत दास आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 25वें गवर्नर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने दर्शाया है, और वे उर्जित पटेल की जगह पे गवर्नर बने हैं। लेकिन हाल ही के दिनों में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को एक सम्मान मिला है, जो कि ये सम्मान पाने वाले आरबीआई के दूसरे गवर्नर हैं। इस लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर देख लेते हैं आरबीआई संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जहां से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो आरबीआई का सबसे जो पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, इसका पूरा नाम क्या होता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक इसका पूरा नाम होता है। इसकी स्थापना हुई थी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार, यानी कि 1934 के एक्ट के आधार पर इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। और यह भारत का केंद्रीय बैंक है, साथ ही सभी बैंकों का संचालक है। भारत में जितने भी बैंक संचालित हैं, सभी बैंकों का संचालक है आरबीआई। और आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक का जो केंद्रीय कार्यालय था, ये प्रारंभ में कोलकाता में स्थापित किया गया था, जबकि 2 वर्ष बाद 1937 में, यानी कि आरबीआई की स्थापना के 2 वर्ष बाद 1937 में अस्थायी रूप से इसे मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। आरबीआई से संबंधित एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि आरबीआई की जो गवर्नर की जो नियुक्ति होती है, वो वित्त मंत्री की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आरबीआई के लोगो की बात करें या फिर इसका प्रतीक चिन्ह की बात करें, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस लोगो में एक ताड़ का पेड़ और एक बाघ को दर्शाया गया है। यहाँ से आपकी एनटीपीसी जो एग्जाम होता है, एनटीपीसी 2022 वाला जो एग्जाम था, वहां पर आपके एग्जाम में प्रश्न बने थे। आई थिंक आप सभी को याद होगा, जितने भी छात्र इस एग्जाम में पार्टिसिपेट किए होंगे, कि इस लोगो से एक प्रश्न आपके एक शिफ्ट वाले एग्जाम में पूछा गया था। तो आपको ध्यान रखना कि आरबीआई का जो प्रतीक चिन्ह है वो ताड़ का पेड़ और बाघ है। आरबीआई का हेडक्वार्टर अभी मैंने बताया ये मुंबई में है, और आरबीआई के जो वर्तमान गवर्नर है शक्तिकांत दास है, 25वें गवर्नर है, और वे उर्जित पटेल की जगह पर है। हालांकि यहाँ पर आपको शक्तिकांत दास से संबंधित एक जानकारी ये मैं दे दूं कि अभी हाल ही में केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार 2023 की घोषणा हुई थी, और घोषणा के आधार पर आप ये ध्यान रखेंगे कि केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को सम्मानित किया गया। ये आरबीआई के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण तथ्य है, महत्वपूर्ण पॉइंट है, जहां से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। ये दूसरी बार है जब किसी आरबीआई गवर्नर को यह अवार्ड मिला है। ये यहाँ पर सबसे अंतिम वाले पॉइंट को देखें, यहाँ पर दर्शाया गया कि यह दूसरी बार है जब किसी आरबीआई के गवर्नर ने यह अवार्ड जीता है। हालांकि इनसे पहले 2015 में रघुराम राजन ने यह अवार्ड जीता था। ये संबंधित तथ्य है, एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है, ध्यान रखिएगा। हालांकि यहाँ पर इसके अतिरिक्त हम बात करें इस सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2023 की, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर जो चुना गया, ये यूक्रेन के नेशनल बैंक को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया, या फिर सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर चुना गया यूक्रेन के नेशनल बैंक को। तो केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार 2023 से संबंधित ये सारी जो जानकारी है, ये अति महत्वपूर्ण है अपने आप में। चलिए अब यहां पर हम आ चुके हैं अगले 5वें प्रश्न पे। ये प्रश्न की हाल ही में किस देश ने यूएई अर्थात संयुक्त अरब अमीरात को हराकर एसीसी मेंस प्रीमियर कप 2023 का खिताब अपने नाम किया, और इसे जीत के साथ ही एशिया कप 2023 के लिए, क्रिकेट एशिया कप 2023 के लिए क्वालिफाई भी कर गया। दरअसल इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नेपाल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेपाल ने अभी हाल ही में यूएई को हराकर इस खिताब को अपने नाम किया, और इसे जीत के साथ ही 2023 में जो आयोजित होना एशिया कप, इस एशिया कप के लिए नेपाल क्वालिफाई कर गया है। इनसे संबंधित तथ्यों की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट ये ध्यान रखेंगे कि नेपाल ने हाल ही में यूएई अर्थात संयुक्त अरब अमीरात को हराकर एसीसी पुरुष प्रीमियर कप जीतकर एशिया कप 2023 के लिए क्वालिफाई कर गया है। तो इस लिहाज से ये पॉइंट अति महत्वपूर्ण है। हालांकि यहाँ पर हम बात करें नेपाल की, तो नेपाल टीम के कप्तान कौन थे, इसी से संबंधित ये वाला पॉइंट है कि रोहित पौडल की अगुवाई में खेले गए फाइनल मुकाबले में संयुक्त अरब अमीरात अर्थात यूएई को 7 विकेट से हराकर नेपाल ने यह जीत दर्ज की है। और इसके साथ ही नेपाल सितंबर 2023 में खेले जाने वाले एशिया कप के ग्रुप ए में भारत और पाकिस्तान के साथ शामिल हो गया। हालांकि आप यहाँ पर यह भी ध्यान रखेंगे, मुख्यतः जो एशिया कप जो आयोजित होती है प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर, यही सितंबर महीने के आसपास ही आयोजित होती है, तो ये यहाँ से ध्यान रखना। हालांकि 2022 में हम बात करें जो इसका 15वां संस्करण आयोजित हुआ था क्रिकेट एशिया कप का, उनसे संबंधित ये पॉइंट है कि वर्ष 2022 में एशिया कप का 15वां संस्करण श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर अपने नाम किया था, और एशिया कप में श्रीलंका का यह 6ठा खिताब था, ये यहाँ से ध्यान रखेंगे। हालांकि एशिया कप से संबंधित वो सारी जानकारी जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं,
वो सभी हमने आपके समक्ष रखा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे एशिया कप के 15वें संस्करण के बारे में। तो इस वर्ष, यहाँ पर देखिए इस वर्ष नहीं बल्कि यहाँ पर अब हो जाएगा पिछले वर्ष, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 2022 की। तो वर्ष 2022 में एशिया कप का 15वां संस्करण श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर अपने नाम किया है, ये आप यहां से ध्यान रखेंगे। और ये एशिया कप में श्रीलंका का छठा खिताब था, जो कि 2022 में श्रीलंका ने अपने नाम किया था पाकिस्तान को हराकर। हालांकि हम एशिया कप की बात करें, इसका पहला संस्करण जो आयोजित हुआ था, आपको ध्यान रखना पहली बार एशिया कप 1984 में आयोजित हुआ और इसका विजेता रहा था भारत। ये सारी बातें नोट करते रहिएगा, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। हालांकि 2022 एशिया कप की बात करें तो 2022 में एशिया कप श्रीलंका में आयोजित होना था, लेकिन श्रीलंका की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण इसे संयुक्त अरब अमीरात में कराया गया। ये यहां से आप ध्यान रखेंगे, ये इसका 15वां संस्करण था। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे, हमारा अगला यहाँ पर पॉइंट होगा मेंस एशिया कप के इतिहास से संबंधित। अब यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट है कि एशिया कप की जो शुरुआत हुई थी, अभी मैंने बताया कि 1984 में ये शुरुआत हुई थी और सबसे पहले यह टूर्नामेंट यूएई में ही खेला गया था। और आपको ये ध्यान रखना है कि अब तक कुल मिला के एशिया कप के 15 संस्करण हुए हैं, जिसमें भारत ने सबसे ज्यादा 7 बार इस खिताब को अपने नाम किया है। और इन 7 बार की बात करें तो 1984, 88, 1990, 91, फिर 1995, 2010, 2016 और 2018 में कुल मिला के 7 बार इस खिताब को भारत ने अपने नाम किया। हालांकि उसके बाद जो स्थान है वो है श्रीलंका का। श्रीलंका ने 6 बार इस खिताब को अपने नाम किया। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने आपको इसकी जानकारी दिया। वो जानकारी यहाँ पर भी दर्शाया गया कि श्रीलंका ने जो 6 बार इस खिताब को अपने नाम किया है, ये 1986, 1997, 2004, 2008, 2012 और साथ साथ 2022 में एशियाई चैंपियन बनी है श्रीलंका। तो ये चीजें यहाँ से ध्यान रखेंगे। हालांकि हमारा अगला पॉइंट है पाकिस्तान के बारे में। तो पाकिस्तान ने इस खिताब को 2 बार अपने नाम किया है, एक वर्ष 2000 में और फिर 2012 में। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि भारत साल 1986 में आयोजित हुए एशिया कप का हिस्सा नहीं था। तो ये भी चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना। 1986 में जब इसकी शुरुआत हुई थी, तो इसके 2 वर्ष बाद 1986 में जो संस्करण आयोजित हुआ था, भारत एशिया कप का हिस्सा नहीं था। यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। हालांकि यहाँ पर आप सारी जानकारी इस सूची के भी माध्यम से देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर किस प्रकार से चीजों को संलग्न किया है। आप यहाँ पर देख के समझ पाएंगे कि पहली बार भारत ने इस खिताब को 1984 में अपने नाम किया था, दूसरी बार 1988 में, तीसरी बार 1991 में, चौथी बार 1995 में। इसी प्रकार से कुछ ये सूची है जो कि आपको ध्यान रखना है। हालांकि ओवरऑल हम बात करें मेंस एशिया कप की विजेताओं की, तो इसमें जो टॉप कंट्री है या फिर जो सर्वाधिक बार इस खिताब को अपने नाम किया है, आपको ध्यान रखना है अपना भारत पहले स्थान पर है। भारत ने इस खिताब को 7 बार अपने नाम किया है, जबकि दूसरे स्थान पर है श्रीलंका और श्रीलंका ने इस खिताब को 6 बार अपने नाम किया। जबकि बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ने इस खिताब को 2 बार अपने नाम किया है। तो कुल मिला के आपको ये ध्यान रखना है कि 15 संस्करण के विजेताओं में 7 बार भारत, 6 बार श्रीलंका और 2 बार पाकिस्तान। तो कुल मिला के 15 संस्करण के ये विजेताओं की जानकारी है जो कि आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। हालांकि 2023 में, इस वर्ष इसका सितंबर में कह सकते हैं, इसका 16वां संस्करण आयोजित होना है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं जो कि मुख्य रूप से इसी वीडियो के छात्रों के लिए, जो इस वीडियो को देख रहे हैं और जितने भी छात्र बार बार मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं कि सर कोर्स की जो फी है वो थोड़ा सा कम कर दिया जाए ताकि हम जैसे छात्र भी इसको ज्वाइन कर पाएं। निश्चित तौर पर आप भी उसमें शामिल होंगे जो कि कॉल मैसेज हमें करते रहते हैं। तो यहाँ पर आप सभी छात्रों के लिए जो 69वीं बीपीएससी वाला कोर्स है, बीपीएससी मेकर ऐप पर है, जो चल रही है, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, तमाम चीजें आपको उपलब्ध कराई जा रही है इस कोर्स में। इसी कोर्स में आपका टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है, 40 प्रैक्टिस सेट इसमें शामिल है जो कि आपकी तैयारी का सही तरीके से आकलन करता है। प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन मोड में है और साथ साथ इसका पीडीएफ फाइल भी आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। तो ये सारी चीजें बिहार में आयोजित होने वाले आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टिकोण से समान रूप से उपयोगी होंगे। आपको मैंने जानकारी दिया था कि अभी हाल ही में बीपीएससी के माध्यम से, बिहार सरकार की जो घोषणा है, अब बीपीएससी के माध्यम से सुपर टेट लिया जाएगा शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया के लिए। तो इन सारी प्रतियोगी परीक्षाएं, खास करके बीपीएससी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाओं को कंडक्ट करती है, उन सारी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये कोर्स आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, निश्चित तौर पर अगर आप लोग से ज्वाइन करेंगे तो। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इस ऑफर की या फिर इस कोर्स की, आप इसमें शामिल कैसे हो सकते हैं। सबसे पहले ये ध्यान रखिए, इस कोर्स में शामिल होने के लिए आपको बीपीएससी मेकर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। जब आप बीपीएससी मेकर ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, लॉगिन कर लेंगे, तो आप जब इस कोर्स को परचेज कर रहे होंगे, तो परचेज करते समय एक स्टेप पहले आपसे वहां पर एक प्रोमो कोड मांगा जाएगा, जिस स्थान पर आप फिल करेंगे BM51। इस कोड को डालते ही वहां पर आपके कोर्स में 80% से एबव का डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसके बाद एकदम मिनिमम सा फी पर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन यह है
यह जो ऑफर है ये आपका 7 अप्रैल 2023 तक ही वैध है और निश्चित तौर पर मुख्य रूप से आपको ये ध्यान रखना है केवल और केवल 51 छात्रों के लिए यह ऑफर वैलिड है, यानी कि 51 छात्र से अधिक छात्र इस ऑफर का लाभ नहीं ले पाएंगे। ये फिक्स्ड रहेगा एप्लीकेशन पे, यानी कि कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि 51 बार ही यह BM51 कोड का इस्तेमाल हो पाएगा। तो जितने भी छात्र इच्छुक हैं आप इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। निश्चित तौर पर जो चीजें यहाँ पर आपको मिलेगी जिसमें आपका सिलेबस आधारित नोट्स, बिहार जीके, करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज, बीपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर, सेक्शनल टेस्ट और भी सारी कई चीजें हैं जैसे कि फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, ये सभी चीजें और मुख्य रूप से जो एक्सपेक्टेड प्रश्नों की श्रृंखला है आपके 69 बीपीएससी एग्जाम के लिए, वो सभी चीजें इसमें आपको इंक्लूड कराई गई है। हमारा अगला छठा प्रश्न है कि हाल ही में जारी फोर्ब्स 2023 की हाईएस्ट पेड एथलीट की सूची के संदर्भ में कौन सा मिलान सही है, यानी कि जो हाईएस्ट पेड एथलीट की सूची अभी हाल ही में जारी हुई फोर्ब्स की तरफ से, तो उस संदर्भ में कौन सा मिलान सही है, ये यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर जो होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए, बी और सी, 3 विकल्प सही है। शीर्ष स्थान पर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, द्वितीय स्थान पर लियोनेल मेसी, तृतीय स्थान पर किलियन एम्बापे, जबकि चौथा जो विकल्प है चतुर्थ स्थान पर विराट कोहली, ये हमारा मिलान गलत है। हमें सही मिलान की पहचान करना था। उपयुक्त में से एक से अधिक विकल्प या फिर एक से अधिक यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर इनसे संबंधित तथ्यों की बात करें तो हमारा यहाँ पर पहला पॉइंट है क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि पुर्तगाल के रहने वाले हैं। इन्होंने हाल ही में जारी फोर्ब्स हाईएस्ट पेड एथलीट की सूची में 136 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है, यानी कि पहले स्थान पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। जबकि बात करें हम दूसरे स्थान की तो दूसरे स्थान पर 130 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ लियोनेल मेसी है जो कि अर्जेंटीना के रहने वाले हैं। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि फ्रांस के फुटबॉल खिलाड़ी किलियन एम्बापे जो कि 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ तीसरे स्थान पर है। क्रमशः उसके बाद प्रथम, द्वितीय और तृतीय को आपको ध्यान रखना। पहले स्थान पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, दूसरे स्थान पर लियोनेल मेसी, तीसरे स्थान पर किलियन एम्बापे, जबकि उसके बाद आपको ध्यान रखना कि क्रमशः लेब्रॉन जेम्स जो कि अमेरिका के हैं, केलेनो अल्वारेज जो कि मैक्सिको के हैं, डस्टिन जॉनसन जो कि अमेरिका के हैं और फिल मिकेलसन जो कि अमेरिका के हैं, स्टीफन करी ये भी अमेरिका के हैं, रोजर फेडरर जो कि स्विट्जरलैंड के, ये 9वें स्थान पर रहे, ये ध्यान रखेंगे। जबकि 10वें स्थान पर केविन ड्यूरेंट जो कि अमेरिका के हैं। इसमें अधिकतर जो है ये अमेरिका के ही हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ से आपको ध्यान रख लेना है। इस सूची से संबंधित एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर देखिए चर्चा हुई लियोनेल मेसी के बारे में और यहाँ पर विकल्प नंबर बी में हमने डाला था क्योंकि ये जो है लियोनेल मेसी दूसरे स्थान पर है इस हाईएस्ट पेड एथलीट्स की सूची में। अब इनसे संबंधित एक जानकारी फीफा विश्व कप 2022 से संबंधित है। तो फीफा विश्व कप 2022 से ये संबंधित तथ्यों की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि ये जो टॉपिक है फीफा विश्व कप 2022 ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है। तो हमारा इसमें पहला पॉइंट है कि फीफा विश्व कप 2022 का जो आयोजन था ये कतर में किया गया। इसका खिताबी मुकाबला अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच खेला गया और लियोनेल मेसी की कप्तानी में 36 साल का सूखा खत्म हुआ और अर्जेंटीना चैंपियन रहा फ्रांस को हराकर। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखेंगे। और हमारा इसी में अगला पॉइंट है कि वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल मैच में फ्रांस और अर्जेंटीना का जो स्कोर था वो 3-3 से बराबर रहा था, लेकिन ऐसे में पेनल्टी शूट आउट के जरिए मैच का नतीजा निकला और अर्जेंटीना 4-2 से जीत हासिल किया फ्रांस को हराकर। हम यहाँ पर फीफा विश्व कप की बात करें अर्जेंटीना के संदर्भ में तो अर्जेंटीना का यह तीसरा वर्ल्ड कप खिताब है या फिर तीसरा फीफा विश्व कप का खिताब है। इससे पहले अर्जेंटीना ने 1978 और 1986 में फीफा विश्व कप का खिताब अपने नाम किया था, ये यहाँ से ध्यान रखेंगे। हालांकि हम अगले पॉइंट में बात करें फीफा विश्व कप 2022 के बारे में तो फीफा विश्व कप 2022 का जो आधिकारिक प्रतीक था या फिर जो ऑफिशियल मस्कट था ये था लाइव, ये आपको ध्यान रखना है। और फीफा विश्व कप की शुरुआत कब हुई थी तो 1930 में फीफा विश्व कप की शुरुआत हुई थी और फीफा विश्व कप का जो पिछला संस्करण का जो विजेता था ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इससे पिछले वाला 2022 से जो पिछला वाला था 2018 में फ्रांस विजेता रहा था और उप विजेता रहा था रूस। तो ये चीजें यहाँ से आपको ध्यान रख लेना है। तो ये सातवां प्रश्न है कि हाल ही में पुस्तक मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइज का विमोचन हुआ है। बताएं कि इस पुस्तक के लेखक कौन है। इस पुस्तक का नाम शॉर्ट में यहाँ पर जो फ्रंट में या फिर बोल्ड में जो लिखा गया ये लिखा गया मेड इन इंडिया। हालांकि यहाँ पर ऊपर में आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखा गया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइज। तो दोनों या फिर कह सकते हैं पूरे विस्तार से जो पूरा नाम है इस किताब का वो भी ध्यान रख सकते हैं या फिर शॉर्ट में इस पुस्तक का नाम मेड इन इंडिया भी इस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। इस पुस्तक के लेखक की बात करें तो इस पुस्तक के लेखक हैं अमिताभ कांत, जिन्हें आप यहाँ पर यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी में है नाम, ये इस प्रश्न का राइट आंसर है। अब यहाँ पर हम इस प्रश्न के एक्सप्लेनेशन की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइज पुस्तक के लेखक अमिताभ कांत है। अमिताभ कांत की इस पुस्तक की बात करें तो इस पुस्तक को रूपा प्रकाशन इंडिया के द्वारा प्रकाशित किया गया है।
अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है अमिताभ कांत से संबंधित कि अमिताभ कांत नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अर्थात नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी या फिर सीईओ है। नीति आयोग जो है ये बीपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक, यहाँ जो इसका फुल फॉर्म लिखा गया है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये आपकी बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। हालांकि नीति आयोग से संबंधित कई सारे प्रश्न और भी एग्जाम में पूछे गए हैं, खास करके बिहार के बीपीएससी जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो इस प्रकार से नीति आयोग के बारे में भी आपको चीजें याद रखनी चाहिए। हालांकि इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें यहाँ पर अमिताभ कांत की, तो वे भारतीय प्रशासनिक सेवा केरल कैडर के 1980 बैच के अधिकारी हैं। यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना है। लेकिन इस पुस्तक की बात करें, मेड इन इंडिया पुस्तक की विषय वस्तु क्या है, किसका वर्णन इसमें किया गया है, इस प्रकार से भी अब हाल ही के दिनों में एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि उस पुस्तक में भारत के स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद ब्रिटेन का औपनिवेशिक रहे भारत, किस प्रकार भारत अपने औपनिवेशिक स्वामी ब्रिटेन को पीछे छोड़ दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी, इसका वर्णन किया गया। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि भारत जो गुलाम था ब्रिटेन का, लगभग 200 वर्षों तक भारत में अंग्रेजी हुकूमत का मतलब अंग्रेजी शासन चला था। यानी कि एक प्रकार से देखें तो ब्रिटेन का एक औपनिवेशिक था भारत, औपनिवेशिक स्थान के रूप में ये स्थापित था भारत, और भारत के दृष्टिकोण से देखें तो औपनिवेशिक स्वामी था भारत का ब्रिटेन। तो इस पुस्तक के अनुसार आजादी के 75 वर्ष बाद भारत अपने औपनिवेशिक स्वामी ब्रिटेन को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस प्रकार बनी, किस प्रकार से ये मील का पत्थर साबित हुआ भारत के लिए, इस सारी चीजों का इसमें विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया। हालांकि हम बात करें भारत की स्वतंत्रता की, तो भारत 2022 में 15 अगस्त को अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। ये चीजें भी आपको ध्यान रखना। लेकिन इस बुक के अनुसार यहाँ पर वर्णन किया गया है कि 75 वर्षों के इतिहास में भारत किस प्रकार से अपने औपनिवेशिक स्वामी ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरी है। इसी चीज का वर्णन इसमें विस्तार पूर्वक किया गया, या फिर इस पुस्तक की जो विषय वस्तु है इसी पर ही केंद्रित है। तो ये चीजें यहां से आई होप की याद रहेगी। तो ये अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने प्रमोटिंग मिलेट्स इन डाइट्स बेस्ट प्रैक्टिसेस अक्रॉस स्टेट्स और यूटी अर्थात यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया पुस्तक जारी किया है। यानी कि इस पुस्तक को किसके द्वारा जारी किया गया, इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है अभी हाल ही में इस पुस्तक को नीति आयोग की तरफ से जारी किया गया। अब यहाँ पर इस पुस्तक के बारे में या फिर इसके बारे में जानकारी दर्शाया गया है, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, लेकिन आसान भाषा में यहाँ पर मैं आपको बता दूं तो इसे आसान भाषा में समझने के लिए हमें 35 से 40 वर्ष पीछे जाना होगा। दरअसल आपको इस बात का ध्यान रखना है कि भारतीय आहार में आज से 40 साल पहले लगभग आपको ध्यान रखना बाजरा का एक अहम स्थान था। भारतीय भोजन में मुख्य रूप से जिस प्रकार से चावल दाल रोटी हम लोग खाते हैं, उसी प्रकार से मोटे अनाजों में बाजरा का एक अहम हिस्सा था, या कि कह सकते हैं मुख्य रूप से वो शामिल हुआ करता था अनाजों में या फिर कह सकते हैं आहारों में। लेकिन हाल के दिनों में ये गायब होता जा रहा, लगभग ये समाप्त ही हो चुका है। तो इसी दिशा में इसको बढ़ावा देने के लिए अभी हाल ही में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बाजरा को प्रोत्साहन देने के लिए इस प्रकार का बुक जारी किया गया है और नीति आयोग की तरफ से ये जारी किया गया। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये भी आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में भोजपुर में 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव आयोजित हुआ था। ये जानकारी आपको हमने इसी सीरीज में दिया था, आई होप कि आपको याद होगा। भोजपुर में ये बाजरा महोत्सव आयोजित हुआ था। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले 9वें प्रश्न पे। ये 9वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत और किस देश ने औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो अभी हाल ही में ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर जो किया भारत और इजराइल ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको जानकारी दूं कि भारत ने इजराइल के साथ औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास सहयोग के लिए एक समझौता किया है या फिर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। दरअसल आपको यह ध्यान रखना, नई दिल्ली में यानी कि राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के CSIR विज्ञान केंद्र में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और उनके इजरायली समकक्ष ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो यहाँ पे हमारा अगला 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि साजू बालाकृष्णन, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं। आपको जानकारी यहाँ पर इस बात की दे दूं कि हाल ही में एयर मार्शल साजू बालाकृष्णन ने अंडमान और निकोबार कमान के 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है और साथ ही उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह का स्थान लिया है। तो दोनों फैक्ट अति महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। अब इसके अतिरिक्त हम बात करें भारतीय सेना प्रमुखों की, तो वो सूची आप यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि इसका वर्णन यहाँ पर हमने किया। वर्तमान में थल सेना प्रमुख है जनरल मनोज पांडे, उसके बाद हमारा अगला है वायु सेना प्रमुख अर्थात एयर मार्शल है VR चौधरी, नेक्स्ट है नौसेना प्रमुख अर्थात एडमिरल R हरि कुमार और अगला हमारा है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान। आपको ध्यान रखना जनरल अनिल चौहान भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। हालांकि हमने जानकारी दिया था कि जनरल बिपिन रावत भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे।
और इनकी दुर्घटना में मौत हो गई थी MI-17। आपको ध्यान रखना, इस विमान के बारे में हमने आपको जानकारी दिया है। MI-17 V5 नामक एक विमान था, तमिलनाडु के कुन्नूर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसके बाद यहाँ पर 14 लोग सवार थे, इसमें उनकी पत्नी समेत सभी की मौत हो गई थी। ये सारी जानकारी आपको याद होगा। फिलहाल अब यहाँ पे हमारा अगला 11वां प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन क्या है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा, इसका उद्घाटन अभी हाल ही में सिलवासा में किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। संबंधित तथ्यों की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन व द्वीप की राजधानी सिलवासा शहर में नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी सिलवासा में भी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया। अब यहाँ पर हम बात करें इसके परिसर के बारे में तो 14.48 एकड़ परिसर में फैले इस संस्थान को स्वास्थ्य मंत्रालय ने करीब 203 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया है। ये जानकारी यहाँ से ध्यान रखेंगे। उसके बाद यहाँ भी हमारा अगला है 12वां प्रश्न की निम्नलिखित में से किसने हाल ही में लिपजिंग बुक पुरस्कार 2023 से जीता है। आप इन्हें इस तस्वीर में देख सकते हैं। इनका नाम है मारिया स्टेपानोवा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको ध्यान रखना कि हाल ही में रूसी लेखिका मारिया स्टेपानोवा ने 2023 से लेजपिंग पुस्तक पुरस्कार अपने नाम किया है। हालांकि पुस्तक की चर्चा हुई तो ऐसे में एक एक्स्ट्रा फैक्ट हमने शामिल किया है कि हाल ही में लिखित पुस्तक कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन के लेखक शशि शेखर वेम्पति है। तो आपको यहाँ से ये भी नोट कर लेना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, और जो जानकारी हमने आपको ऑफर से संबंधित दिया था, आप लोग जल्दी से जल्दी इस कोर्स को ज्वाइन करें इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके, क्योंकि ये केवल और केवल 51 छात्रों के लिए ही उपलब्ध है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपको यही वाले कोर्स को परचेज करना है जो भी छात्र इच्छुक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।